बिहार में जातिगत जनगणना के होने के बाद सियासी दांव पेच और गरमा चुका है। सभी नेता अपनी अपनी जातिगत दांव पेच लेकर सियासी मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना होगा बिहार की जातिगत जनगणना के पीछे की राजनीति क्या है और इसके सही मायने क्या निकलते हैं। इसे जानने के लिए इस खबर के साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार सरकार ने जाति जनगणना आंकड़ों को जारी कर दिया है। पिछले कुछ समय से कई राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना कराने की लगातार मांग उठाई है। सिर्फ विपक्षी ही नहीं, एनडीए के भी कई सहयोगी दल भी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार के आंकड़ों में क्या निकल करके आया है और इसके क्या मायने हैं, आइए इसे जानने के लिए इस खबर के साथ बने रहिए। राम मनोहर लोहिया नारा दिया करते थे, पिछड़ा पावे 100 में सेठ, यानी राजनीति में हिस्सेदारी हो या संसाधनों पर अधिकार हो, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 60% होनी चाहिए। लेकिन बिहार का लेनिन कहे जाने वाले समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद नारा दिया करते थे, 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। 90% में वे पिछड़े दलितों और आदिवासियों को भी जोड़ते थे। जगदेव प्रसाद एक और बात कहते थे कि हिंदुस्तानी समाज 2 भागों में बटा हुआ है, 10% शोषक और 90% शोषित है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सभी बातें जातिगत प्रतिनिधित्व को लेकर कही जाती थी। इन सारे नारों या कहें बातों के निचोड़ ये था कि जिस जाति की जितनी आबादी है उसे उसका उतना हक मिलना चाहिए। इसी जातिगत प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए जातिगत जनगणना की मांग पिछले कुछ समय से जोर पकड़ी है। इस क्रम में बिहार ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी कर दिया है। पिछले कुछ समय से कई राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना कराने की मांग लगातार उठाई है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, एनडीए के भी कई सहयोगी दल राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार के आंकड़ों में क्या निकल कर आया है, इसके मायने क्या हैं और इस पर राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, ये सब जानने का प्रयास किया जाएगा। आज इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। बिहार में जाति आधारित गणना में क्या निकल कर आया है, उन आंकड़ों को पहले मोटे तौर पर आप जानिए, फिर जातिवार आए आंकड़ों को भी बताएंगे। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग की है, जिसे राज्य में ईबीसी के रूप में कैटेगराइज किया गया है। इनकी आबादी 36% है। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13,07,25,000 है। इसमें बिहार के बाहर रहने वाले प्रवासी भी हैं, करीब 53,72,000, यानी बिहार की सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या 12,53,00,000 है। सर्वे के मुताबिक कुल आबादी में पिछड़े वर्ग की संख्या 3,54,63,000 यानी 27.12% है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी 4,70,80,000 यानी 36% है। अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय की आबादी 2,56,89,000 यानी 19.65% इसकी आबादी है। अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी आबादी है 21,99,000 यानी 1.68%। एक कैटेगरी है अनारक्षितों की, जो अगड़ी जाति की मानी जाती है। उनकी आबादी 2,02,91,000 यानी 15.52% है। अब शुरुआत करते हैं बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत कैसे हुई और इसकी प्रक्रिया कैसे पूरी की गई। पहले ये बताते हैं कि जातिगत सर्वे की ये पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। जातिगत जनगणना पर जो आंकड़े आए हैं उसकी शुरुआत करीब 4.5 साल पहले हुई थी। बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित गणना यानी सर्वे कराने का प्रस्ताव पारित किया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 राजनीतिक दलों की सहमति से फैसला लिया गया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। इसके बाद 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने जाति आधारित गणना कराने को मंजूरी दी।
यहाँ ये भी बता दें कि तब इस सरकार में बीजेपी भी सहयोगी थी। इसके कुछ दिनों बाद जेडीयू और बीजेपी की दिशा अलग हो गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ये आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। इससे न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बताते हैं कि ये जाति सर्वे पूरा हुआ कैसे। 2 चरणों में किया गया है। पहले चरण में ये सर्वे मकानों के जरिए हुआ। इसके तहत 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मकानों का नंबरीकरण किया और लिस्ट बनाई गई। फिर दूसरे चरण में राज्य के सभी नागरिकों की जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया। 5 अगस्त 2023 को इस जातिगत सर्वे का काम पूरा हुआ। सर्वे में बिहार में कुल परिवारों की संख्या 2,83,44,000 थी। इस सर्वे में दूसरे चरण में परिवारों से कई तरह के सवाल पूछे गए थे। कुल 17 सवाल थे। सवाल मसलन उम्र, लिंग, धर्म, जाति के अलावा किस सदस्य ने कहाँ तक पढ़ाई की, परिवार के लोग क्या करते हैं, उनके पास खेती की ज़मीन है या नहीं, ज़मीन और मकान की पूरी जानकारी, कुल आमदनी वगैरह। राज्य सरकार का उद्देश्य ताकि इससे लोगों की पूरी जानकारी मिलने पर सरकार को नीतियां बनाने में और योजनाओं को लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी। बिहार में 200 से ज़्यादा जातियां अलग अलग वर्गों में कैटेगराइज है। सरकार ने जो आंकड़े जारी किया है उसके मुताबिक राज्य में यादव 14%, भूमिहार 2.86% और राजपूत 3.45%, ब्राह्मण 3.66%, कुर्मी 2.87%, मुसहर 3%, तेली 2.81%, मल्लाह 2.60% है। चूंकि जातियों की लिस्ट बहुत लंबी है इसलिए एक साथ सभी को पूरा रखना संभव नहीं है। इसी सर्वे में एक और डाटा आया है धर्म का। बिहार में किस धर्म के लोग कितने हैं? हिंदुओं की आबादी 10,71,92,000 यानी 81.99%। मुस्लिमों की आबादी है 2,31,49,000 यानी 17.70%। बौद्ध 1,11,000 यानी 0.08%। ईसाई की आबादी है 75,000 यानी 0.05%। इसके बाद एक और दिलचस्प बात यह है कि जाति सर्वे का ये डाटा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले आया है। इस पूरे अभियान को कानूनी चुनौती दी गई थी कि खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि राज्य सरकार के पास जातिगत जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। जनवरी में सर्वे शुरू होने के बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। हालांकि 20 जनवरी को कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई थी। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 4 मई 2023 को हाई कोर्ट ने इस जाति सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी। राज्य सरकार ने कोर्ट में कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को जाति सहित हर तरह की गणना और सर्वे का अधिकार है। बिहार सरकार ने सर्वे शब्द के इस्तेमाल पर जोर दिया। फिर 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जाति सर्वे कराना वैध है और पूरी तरह कानूनी है। फिर इस फैसले को एक सोच एक प्रयास नाम के एनजीओ समेत कई संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। केंद्र ने विरोध करते हुए सेंसस एक्ट 1948 का हवाला दिया कि केंद्र सरकार ही इस तरह की जनगणना करवा सकती है, राज्यों को इसका अधिकार नहीं है। वहीं बिहार सरकार ने भी कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट वाली दलील को दोहराया। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बिना कोई आदेश जारी नहीं करेगा। सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर तय की गई। साथ ही जातिगत सर्वे के आंकड़े को प्रकाशित करने से रोकने की मांग नहीं मानी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले सरकार ने आंकड़ा जारी कर दिया। अब सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना की मांगे उठी कहां से? कई विपक्षी दल हैं जो जातीय जनगणना की मांग केंद्र से कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जातियों की जनगणना होने से उन तक योजनाओं पहुंचाने और अधिकार दिलाने में आसानी होगी। हालांकि एक पहलू राजनीति
वोट बैंक का भी है। जानकार बताते हैं कि यह वो पहला मुद्दा है जो बिहार में नीतीश और तेजस्वी के साथ लाया। चुनावी राजनीति में अक्सर आप विश्लेषण पढ़ते होंगे, फला क्षेत्र में इस जाति के समूह इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोगों को टिकट मिला। जाहिर सी बात है, इसके राजनीति निहितार्थ को अलग नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने भी पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना को लेकर कैंपेन शुरू कर दिया। लगातार केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक नारा दे दिया, जितनी आबादी उतना हक। इस नारे के साथ राहुल गांधी ने कहा, अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। 17 अप्रैल को कर्नाटका के हुमनाबाद में रैली में राहुल ने क्या कहा था, इसे भी जानिए थोड़ा। उस समय राहुल ने कहा, हमें पता करना होगा कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो हम ताकत कैसे दे सकते हैं। जब 2011 में हमारी सरकार थी तो हमने जातीय जनगणना करवाई थी। पूरा का पूरा डेटा सरकार के पास उपलब्ध है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी डेटा पब्लिक नहीं किया है, छिपाया हुआ है। दिल्ली की सरकार को मालूम है कि ओबीसी की आबादी कितनी है, लेकिन वो बता नहीं रही है। जुलाई 2021 में संसद के भीतर मौजूदा सरकार से जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया था। सवाल था, 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं? नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? सरकार का लिखित जवाब आया कि सिर्फ SC ST को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि केंद्र की सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो जातीय जनगणना को लेकर आनाकानी करती है। विपक्ष में जब ये पार्टियां होती है तो जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाती है। आगे बढ़ने से पहले जातिगत जनगणना के इतिहास को भी थोड़ा समझ लेते हैं। अंग्रेजों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था। आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं हुए थे। इसकी वजह तब के जनगणना के कमिश्नर MW इट्स ने बताई थी। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हो गया था। 1951 में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया, यानी अंग्रेजों वाले जनगणना के तरीके में बदलाव कर दिया गया। जनगणना का यही स्वरूप कमोबेश अभी तक चला आ रहा है। संविधान लागू होने के साथ ही में SC ST के लिए आरक्षण शुरू हो गया था। फिर पिछड़े वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग उठने लगी, तो पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या हो, कैसे इस वर्ग का उत्थान हो, इसके लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया था। इस आयोग ने पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। जाति के आंकड़ों का आधार था 1931 की जनगणना। हालांकि कालेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बनी कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत होना चाहिए या आर्थिक। कुल मिलाकर ये आयोग इतिहास की एक घटना भर रहा। पिछड़े को लेकर कोई नीतिगत बदलाव इस आयोग के बाद नहीं हुआ। अब आइए 1978 में चलते हैं। 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने BP मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज़्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। आयोग ने पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ। 1990 में VP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू कर दिया। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ था। देश भर में प्रदर्शन हुए थे। मामला कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को सही माना, लेकिन अधिकतम लिमिट 50% तय कर दी।
इसके बाद 2006 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया। इस बार मंडल आयोग की दूसरी सिफारिश को लागू किया गया। सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थान में मसलन यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। इस बार भी बवाल हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू भी हुआ। 2010 में आकर फिर जाति आधारित जनगणना की मांग उठी। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे जैसे ओबीसी नेताओं ने जोर शोर से ये मांग उठाई, लेकिन तब कांग्रेस भी आनाकानी कर रही थी। मार्च 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा था कि जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से ये प्रक्रिया जटिल हो सकती है और जो लोग जनगणना का काम करते हैं, खास तौर पर प्राइमरी स्कूल शिक्षक, उनके पास इस तरह के जातिगत जनगणना कराने का अनुभव या ट्रेनिंग भी नहीं है। ताकि यूपीए सहयोगियों के दबाव के बाद मनमोहन सरकार को जाति जनगणना पर विचार करना पड़ा। 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। इसने जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिए। इस जनगणना को नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 4800 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने जनगणना कराई। जिले वाइज पिछड़ी जातियों को गिना गया। ये जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी केंद्र सरकार आज तक ये आंकड़ा जारी नहीं कर पाई है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।